और गुरुग्राम में विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं। लेकिन रहा तो देश के टुकड़ों पर, देश के विभाजन की कीमत पर हम ये स्वीकार करें, ये उस समय ठीक नहीं था। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी का समाचार तो मिला, लेकिन भारत के नक्शे के ऊपर एक लकीर खींच ली गई कि ये विभाजन इधर पाकिस्तान होगा, उधर पूर्वी पाकिस्तान होगा, शेष बचा भारत होगा। इस एक लकीर ने नक्शे के ऊपर केवल कागज पर लकीर नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल को चीरने वाली यह लकीर थी। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जैसे मैंने बताया कि बहुत से परिवार स्वयं उसके प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले परिवारों में से हैं। मेरा स्वयं का परिवार भी उनमें से है। बचपन में दादी नानी जब हमको ये कहानियां सुनाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस प्रकार से देश की आजादी की तिथि, प्रस्ताव तो पारित हो गया था 17 जुलाई 1947 में, लेकिन आजादी की घोषणा की जाएगी 15 अगस्त 1947, एक महीने के बाद। इस बीच में और इस बीच के अंदर रॉडक्लिफ नाम से एक व्यक्ति का कमीशन बना, जिसके जिम्मे लगा कि देश का विभाजन कहां से होगा, उसकी लकीर खींच करके उसके जिम्मे काम लगा था। ऐसा नहीं है कि आजादी की घोषणा से पहले उसने लकीर खींची नहीं होगी, ड्राफ्ट तैयार किया होगा, सब दलों को दिखाया भी होगा, लेकिन घोषणा नहीं की। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आजादी की घोषणा की। अगले 2 दिन तक इन दोनों प्रदेशों के लोगों को यह पता नहीं था कि हम किस देश में रहेंगे। उससे पहले झगड़े शुरू हुए, हिंसा की कार्रवाई हुई, सब बहुत से लोगों ने अपने परिवार, अपने घर छोड़ने शुरू भी किए, लेकिन एग्जैक्ट वो कहां, यानी इंटरनेशनल लाइन कहां होगी, इसकी जानकारी 17 अगस्त को दी गई। मित्रों, 2 दिन तक बहुत लाखों परिवार ऐसे थे इनको पता नहीं कि हम इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, क्या बीती होगी। तो मित्रों, कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, और इसका जो क्रम चला है उस क्रम के लिए भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा क्रम उस समय चला था कि 1908 से वास्तव में इस विभाजन की बात शुरू की गई, और बाद में अंत में आते आते 1940 में, और इसको जो है लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से मुस्लिम लीग ने जब घोषणा की कि हमको पाकिस्तान अलग लेना है, चाहिए, उस दिन बीज बो दिया गया, और फिर अंग्रेज ने उस ओर बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जुलाई 1946 में, बल्कि उससे पहले डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ अगस्त में, लेकिन जुलाई में नेहरू जी ने जो उस समय कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी, उस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर यह तय किया गया था कि कौन कौन सा प्रांत किधर किधर जाएगा। उसने एक मोटा मोटा प्रारूप तैयार किया, लेकिन नेहरू जी ने यह घोषणा कर दी कि इस डायरेक्ट एक्शन, ये जो हमारा जो उस समय का कैबिनेट मिशन की कांग्रेस की जो योजना थी, वो संविधान सभा उसको लागू नहीं मानेगी, कोई जरूरी नहीं माने कि ना माने। उस दिन से और पक्का हो गया कि विभाजन तो निश्चित से होगा ही होगा। और उसके बाद एक से मुस्लिम लीग ने जो घोषणाएं की, डायरेक्ट एक्शन की जो घोषणा की, ये भी 1946 के अंदर देश में हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त थी। चाहे बंगाल था, चाहे पंजाब था, नौखली था, इन सब स्थानों पर डायरेक्ट एक्शन की 1940 में अगस्त में जो घोषणा की गई, खूब मारकाट मचनी शुरू हो गई। और उस मारकाट के बाद दोनों तरफ से लोगों को इस विभाजन में विभीषिका को सहन करने के लिए और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। मित्रों, इस लड़ाई में, जैसा मैंने बताया, अगर ये राजनीतिक तौर पर थोड़ा और मजबूती दिखाते तो शायद इससे हम बच सकते थे, लेकिन बचा नहीं गया। और उसमें
ये विभाजन हुआ और विभाजन के समय जब जनता इधर से उधर आने लगी, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार कहां लोग जो है जाकर के बसने लगे। बहुत बड़े कैंप लगाए गए जगह जगह के ऊपर और इन कैंपों में लोगों को बसाया गया। चाहे वो आने वाले लोग उस पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, वास्तव में तो पूरा भारत एक था। और जब लोगों को लगा कि देश अलग एक टुकड़ा बन रहा है, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, भारत का ऐसा नहीं रहेगा, तो वो जो सब लोग हम में से ऐसे हैं जिनका अपने देश से प्रेम करते हैं, हम भारत से आज के भारत में जाना चाहेंगे, वो जो भारत जो जिसको पाकिस्तान कहा गया वहां नहीं रहेंगे, ये देशभक्ति का प्रतीक था उनका। और जो लोग उस समय लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, लालपुर, गुजरांवाला, शेखपुरा, सियालकोट, झंग, मियांवाली, डेरा गाजी खान, इन क्षेत्रों में बड़े हिंदू और सिख दोनों परिवार पलायन करके यहां से आने लगे। मैं हिंदू और सिख परिवार इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा विवाद उस समय सिख समाज में भी हुआ। सिख समाज को लुभावना नारा दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाओ। मास्टर तारा सिंह जी ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन जब विभाजन की रेखाएं खींच ली गई कि अब तो भारत और पाकिस्तान यहां बनेगा, तो वहां के सिख नेताओं ने तय किया कि हम मुस्लिम देश पाकिस्तान की दादागिरी के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम यानी हिंदू और सिख ये एक हैं, अगर हम रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, भारत का जो आज बचा हुआ प्रदेश है उसमें हम जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय उस समय सिख समाज की ओर से लिया गया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश को सर्वोत्तम महत्ता दी, क्योंकि सिख समाज में देशभक्ति की कमी नहीं है। देशभक्ति से ओतप्रोत ये समाज अपने देश, मूल देश के साथ रहना, अपने देश की संस्कृति धर्म के साथ लगाव रखना, ये उन्होंने उस समय प्रदर्शन किया। तो इस नाते से इसके बाद फिर सिंध में भी कराची, हैदराबाद, शुक्र, शिकारपुर सहित सिंध के बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सिंधी हिंदू परिवार वो भी वहां से पलायन करके और उनको भी इस देश में वापस आना पड़ा। इसी प्रकार बंगाल का भी विषय है, चाहे वो उत्तर पश्चिम बंगाल हो, चाहे उसमें इधर का फ्रंटियर एरिया हो, पेशावर, कोहाट, बन्नू, हिंदू सिख वहां से भी आए। बलूचिस्तान और क्वेटा के आसपास के लोग भी हिंदू परिवार इधर आए और बंगाल के हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, भारत के अन्य हिस्सों की ओर विभाजन में गए। तो ऐसे बहुत से ऐसे ये उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां से लोग रातों रात चले, और जब विस्थापित चलने लगे तो उनको आने का जो तरीका था उसके अंदर वो रेलगाड़ियां, पैदल काफिले, बैलगाड़ी, ट्रक, सैन्य वाहन, जो जिसको मिला, निजी वाहन, पैदल, यानी इतनी बड़ी संख्या में पलायन इतिहास के अंदर बहुत कम मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ परिवार इन हिस्सों से छोड़कर और भारत में आए, मूल भारत में वो आए। 1.5 से 2 करोड़ परिवार कम नहीं होते मित्रों। जहां तक शहीदों की संख्या है, रास्ते में बहुत हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई, रेलगाड़ियां काट दी गई, महिलाओं को उनको अपमानित किया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, बच्चों को गायब हो गए, और बहुत कई बार तो बहुत एक भावनात्मक तरीके से लोग जो सुनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि नौजवान बेटियों की गर्दनें और वहां के मां बाप ने उनको गर्दन उतार दी कि हमारी बेटी का अपमानित ना हो, इसको कोई ले ना जाए, इसका शील भंग ना हो, अपने हाथों से मार दिया। एक बूढ़ी मां, नौजवान उसको पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारता है कि मां तुझे मैं सुरक्षित ले जा नहीं सकता, तेरा शील भंग ना हो, तुझे कहीं ना कहीं मुसलमान उठाना ले जाए। उन्होंने धक्का मार के खाई में गिरा दिया। यानी ये हमारे सब लोग, आप बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, पुराने पुराने लोग यहाँ, डॉक्टर तेन यहाँ बैठे हैं, ये भी एक बार कहते कि किस प्रकार की और ऐसी पीड़ा। रमेश आहूजा जी, ये हमारे सुभाष सुधा जी, ये सब लोग इन चीजों को जानते हैं कि किस प्रकार से वो त्रासदी हुई है। मित्रों, पुनर्वास के लिए जब लोग वहां से आए तो जगह जगह अपना सहारा लेने के लिए कैंप बनाए। वो अंबाला में हो, करनाल में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार में, गुड़गांव, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र में तो बहुत बड़ा कैंप लगाया गया। यहां सेवा करने वाली संस्थाएं भी बहुत आई और उन संस्थाओं ने भी
यहाँ भरपूर काम किया और उस संस्थाओं के अंदर यानी यहाँ पर अगर मैं नाम से लेना चाहूं तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी एक भूमिका यहाँ रही। आर्य समाज, सिख गुरुद्वारा समितियां, कांग्रेस सेवा दल,